बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गौरसी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुआशी सूरत हाल के हवाले से। और इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सी मुआशी मसाइल का सामना है, और उन मुआशी मसाइल का सामना यकीनन जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको इतने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन जो हमारी लीड है, पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, हुक्मरान है, उनका जो फोकस है किसी और चीज़ पर है। इस वक्त अगर मुआशी इशारियों की बात की जाए तो इस वक्त जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के वो 3.7 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि डॉलर्स की कीमत में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 260 रुपये का ओपन मार्केट में है। लेकिन अब आपने देखा है कि वज़ीर ख़जाना ने एक अनाउंसमेंट की है कि जो ओपन मार्केट और इंटर बैंक जो रेट होगा वो अब डिफरेंट नहीं होगा, एक ही होगा। और ओपन मार्केट में अब जो डॉलर है वो सेल और परचेज हो सकता है, जिसके ऊपर पहले पाबंदी लगाई हुई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है। बहुत से फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर IMF से पाकिस्तान मुआहदा नहीं करता तो फिर जो आपके दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो दूसरे ममालिक हैं वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी बुनियादी वजूहत ये है कि अगर IMF किसी मुल्क के साथ मुआहदा नहीं करता और अगर वो मुल्क IMF की शराइत नहीं मानता तो दूसरे ममालिक भी उसके साथ मुआहदा नहीं कर सकते। ये आलमी लॉ है और जिसके मुताबिक आपको चलना पड़ता है। अगर पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर करना है, पाकिस्तान महंगाई को ख़त्म करना है, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं, उनको बेहतर करना है, बिजनेस के हालात को बेहतर करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, इसी तरह करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, और इसके साथ साथ जो ट्रेड डेफिसिट है अगर उसको कम करना है तो फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाना पड़ेंगी। फिर आपको वो काम करना पड़ेंगे जो आलमी दुनिया करती है, जिसने अपनी मईशत को बेहतर किया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो भी जितने भी बड़े ममालिक हैं जिन्होंने अपनी मईशत को बेहतर किया है, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जो भी हुकूमत आ जाए वो उसका तसलसल से आगे जाकर ना सिर्फ उसको चलाती हैं बल्कि उस पर अमल भी करती हैं। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है, या पाकिस्तान की जो अलीट है या हुक्मरान ऐसे आते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो आकर अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं। अभी आपने देखा है कि 2018 से अगर हम 2023 की बात करें तो इसमें बहुत से वज़राए ख़जाना जो है चेंज हुए, और तमाम वज़राए ख़जाना ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारफ़ कराया देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर आयमा मेहदी मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और आप इनके जो प्रोग्राम्स हैं, इनके आर्टिकल्स हैं, वो भी आप पढ़ते हैं और प्रोग्राम्स भी मुख्तलिफ TV चैनल्स पर देखते हैं। डॉक्टर आयमा मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल आप जिसे कह लें कि मिसमैनेजमेंट है, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पूरी टीम है, वो सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहे? Thank you so much for having me over on the show. I think कि ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से ही हुई हैं। जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है और जो नई गवर्नमेंट होती है उनके जो थॉट्स हैं, जो उनके प्लान्स हैं टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, वो कोइंसाइड नहीं करते। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि पार्टी को रिजर्व करने के लिए, मतलब फाइनेंस और पॉलिटिक्स को उन्होंने जोड़ दिया है। हालांकि ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी मैनेज करी हो, उनको चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हर मुल्क के हर फैसले में मुल्क के बारे में सोचें, आवाम के बारे में सोचें। लेकिन बिकॉज इतना ज्यादा क्लैशेस हैं, इतनी सारी खिचड़ी पकी हुई है कि एक एक मैनेजमेंट नहीं है। और ये हम देख रहे हैं, मतलब मिफ्ता इस्माइल से लेके मिस्टर डार, ये सारा कुछ होते होते पूरा एक मिसमैनेजमेंट की वजह से जो भी हम फेस करें, ठीक है एक टेक्निकल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, कुछ सालों से चल रहा है, हमें पता है। लेकिन उससे ज्यादा ये मिसमैनेजमेंट की बात है। अभी जिस तरह के मिस्टर डार ने कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, उससे हमें ये हुआ कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जो है हमारे पास एक रिस्क है, हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, एंड वी आर नॉट इन द एबिलिटी टू पे आवर डेट्स बैक, वी आर इन अ वेरी फ्रेजाइल पोजीशन। कल फाइनेंशियल टाइम्स में भी एक आर्टिकल था जिसमें पूरी दुनिया
जो है ये बातें कर रही है कि पाकिस्तान इज इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो दिस इज ऑल मिसमैनेजमेंट। आईएमएफ के पास आपने बात की है कि दुनिया बात कर रही है कि जो आईएमएफ है उसके पास पाकिस्तान को जाना चाहिए कि या नहीं जाना चाहिए, क्या उसकी शराइत को मान लेना चाहिए। बहुत से जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं डॉक्टर आयमा कि जी अगर जाते हैं तो गले का फंदा है, अगर नहीं जाते तो जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके दोस्त ममालिक हैं, वो फिर आपको सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशली। और अगर आईएमएफ आपसे मुआहदा नहीं करता तो फिर तो दूसरे ममालिक आपसे मुआहदा भी नहीं करेंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपसे मुआहदे नहीं करेंगे, तो फिर तो यकीनन पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। जो हमारे लीडर्स थे वो देने को तैयार। अब इस वक्त हमें कोई बायलैटरल फंडिंग देने को तैयार नहीं है। चाइना अगर हमें देगा तो 11.5 से देगा, कम पे नहीं देगा। पेरिस क्लब के पास जाने के हम काबिल नहीं है, तो हमारे पास रह गया आईएमएफ। जब तक आईएमएफ को हम में एतमाद नहीं होगा, हमें कोई फंडिंग नहीं देगा और हम डेफिनेटली डिफॉल्ट में ही जाएंगे, जिस तरह का हमारा सिनेरियो चल रहा है। और बहुत लोगों को जी अच्छा। ये जी अच्छा डॉक्टर आयमा ये बताइएगा कि जो स्टॉक मार्केट की बात की जाती है, ओपन मार्केट की, डॉलर्स की, तो ये जो जिस तरह पहले इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी हुंडी पे और दूसरे जो इलीगल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डॉलर्स वगैरह की, तो आप समझती हैं कि ये ओपन मार्केट में ओपन करके डॉलर को कि आप जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं उसमें भी आपने देखा कमी हुई थी 4.6 बिलियन डॉलर्स की, तो अब आप समझती हैं कि ओपन करके ये पॉजिटिव किया है या नेगेटिव? पॉजिटिव क्या हो सकता है और नेगेटिव क्या हो सकता है? आई थिंक तो डॉलर को उन्होंने फ्री फ्लो एक्सचेंज रेट अलाउ किए कल से, उससे स्टॉक मार्केट तो रिवाइव हुई है, स्टॉक मार्केट ऊपर है, बिकॉज दैट इज व्हाट एवरीवन वांटेड। कोई भी मतलब आर्टिफिशियली एक रेट के ऊपर लोग ऑल द स्टॉक पीपल, स्टॉक मार्केट पीपल इन द बैंक्स दैट आर अवेयर, दे नो व्हाट्स हैपनिंग, तो वो छोड़ने से स्टॉक मार्केट को तो काफी ऊपर गया है। और बाकी रह गया हुंडी, ये सब कुछ खोलने से ज्यादा बेहतर हुआ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये एक मैग्नीट्यूड हमें पता है कि हमारी कितनी इनफ्लोज हैं। जितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जितना चीजों में डिफिकल्टी डालते हैं कि स्टेट बैंक के थ्रू जा सकता है, आ सकता है, ये पीपल फाइंड ऑल्टरनेट वेज। तो आई थिंक आसानी कर दी है। डॉलर मिल ही नहीं रहा था, मतलब आने जाने में इतना मसला था करेंसी का, खोल दिया है तो इट्स क्लियर। जो लोग यहाँ वहां से पैसा भेजने मंगाने का करते वो खत्म हो गया, तो आई थिंक इट्स अ गुड। पहले अच्छा इट्स अ गुड, ठीक। जी अच्छा ये बताएं कि इस वक्त अगर डॉक्टर आयमा देखा जाए तो महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है और आपने देखा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिसमें आटा है, घी है, दालें हैं, और तमाम की तमाम महंगी हो रही हैं और सारा उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पर आ रहा है। इसके लिए आप क्या समझती हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? सब्सिडीज़ देनी चाहिए? सब्सिडीज़ देते हैं तो फिर बोझ हुकूमत के ऊपर आता है, फिर आईएमएफ जो है रोड़ा डालता है कि जी आप सब्सिडीज़ ना दें, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन राइट नाउ, ठीक है। अब हमारे हमारे पास एटलीस्ट वीट की प्राइस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ ग्लोबल इशू। इस वक्त सब्सिडी वो इन द शॉर्ट टर्म तो पाकिस्तान को किसी चीज के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, सवाए इसके कि जो इनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इसको पूरा करें और इस मुश्किल सिचुएशन से निकले जहाँ पे उनके पास अपने कर्जे ही देने के पैसे नहीं है। और इन द लॉन्ग रन ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर का टैक्सेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाएं और देखें कि कितनी हमारी बरामद होनी चाहिए गंदम की, उस सब को रेगुलराइज करें, क्योंकि हम टमाटर प्याज नहीं लेते ईरान से, क्योंकि शिया सुन्नी का मसला हो जाता है। अब हम कहीं और से महंगा ले लेंगे, वहां से नहीं लेंगे, तो हमें चाहिए चीजें ऑब्जेक्टिवली करें। और इफ इट्स यू नो तो प्राइस जी सब्सिडी कुछ अ, वो इस वक्त का टॉपिक नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर आयमान के क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है? ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 3.7 बिलियन तक हो गए हैं और अब आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए भी डॉलर्स की कमी है, तो आप समझती हैं कि प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है लेकिन हुकूमत जो है वो दावे कर रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है? हम तब डिफॉल्ट करेंगे जब हमें आईएमएफ और ये ग्लोबल बॉडीज जो हैं वो
डिफॉल्ट bilateral फंडिंग मनी था, सऊदिया, दुबई, कतार, ये भी सारा यूज कर लिया, तो टेक्निकली तो हम डिफॉल्ट में हैं। प्रैक्टिकली तब होंगे जब हम पे वो एक लेबल लग जाएगा जैसा श्रीलंका पे लगा, बट टेक्निकली डेफिनेटली वेर इन अ डिफॉल्ट सिचुएशन। अच्छा, ये आपने कहा कि जी हम टेक्निकली हो चुके हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं हुए। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर अब क्या समझते हैं कि श्रीलंका की तरह होगा, क्या होगा? फिर यही होगा कि जिस तरह एक बहुत गरीब मुल्क की आवाम जिंदगी गुजारती है, उसमें ये होता है कि जो लोअर बेचारे गरीब तबका होता है, लोअर मिडिल क्लास, वो लोग तो बहुत ज्यादा डेफिनेटली सफर करते हैं। उससे कुछ भी हो सकता है, beginning from lack of food to malnutrition, to kids not going to school, to not having enough petroleum, to industries being completely sealed down। उसमें कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कि हम उस सिचुएशन में जाएं। लेकिन फिर उसमें ये होगा जब हमारे पास IMF का रिवाइवल प्रोग्राम आएगा, इट विल बी टफर देन एनीथिंग एल्स, इट विल बी वेरी वेरी टफ, और हमें उन्हीं की शराइत माननी पड़ेंगी। फिर इस तरह होगा कि हमारा वैसे भी मोटरवे, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये वो तो हमारी बिकी हुई हैं, फिर बाकी कंट्रीज अपना इंटरेस्ट शो करेंगी कि वो कहेंगे अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये मोटरवे हम पोजेस हैं, आप लोग रेनोवेट करेंगे, पर इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वी विल टेक इट बैक। फिर ये होगा अगर हमारे फॉरेन एसेट्स हैं किसी और मुल्क में, कोई बिल्डिंग्स हैं महंगी महंगी या कुछ भी रिजर्व्स हैं, तो वो ले लिए जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो फिर प्रोग्राम में हम चले जाएंगे। तो वेरी टफ पोजिशन, आप बिल्कुल एज अ बेगर पोजिशन, आपके पास अपनी कोई स्कीम नहीं रहेगी, आपके पास ऐसे होता है। और सबसे ज्यादा ऑफ जी कोर्स अच्छा डॉक्टर लोअर, जी 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 जी, बताइएगा बताइएगा। मतलब वो कोई आप प्रॉस्पेरिटी क्या नहीं कहना रहेगी। चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जनरली अगर इस तरह का हो डिफॉल्ट, तो ऑब्वियसली ज्यादा सफर तो लोअर क्लास ही करते हैं, और बस ऐसे ही होता है। जी ऐसे ही होता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि महंगाई की जो शरह है वो बढ़ रही है। आपने देखा एक्सपोर्ट्स भी कम हो रही है। अब तो तमाम जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल स्टैग्नेट हो गई हैं, रुक गई हैं। अभी जो हुकूमत है उसको क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे आमदन में इजाफा हो, ताकि जो खर्चे हैं वो कम हों? क्योंकि अभी अगर आप कंपेयर करें पिछले कुछ 4-5 साल से, तो पाकिस्तान की जो आमदन है हुकूमत की और लोगों की भी, वो कम हो रही है, जो एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें तो यही है फिर लॉन्ग टर्म में, तो आई मीन यही है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाए ताकि लोग सेविंग की तरफ आए, लेकिन बिकॉज PKR की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, डिप्रिसिएशन इतनी जल्दी होती है, पीपल डोंट सी अ बेनिफिट इन सेविंग एनी मनी। या तो फिर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई अट्रैक्ट करें, वो अट्रैक्ट होती नहीं है बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिक्स की सिचुएशन इतनी खराब। या कुछ हो जैसे, यानी हमारे पास भी कोई सिलिकॉन वैली हो, कोई IT इंडस्ट्री हो, कोई इस तरह की कुछ चीजें हो जैसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। उसके अलावा अ, हमारा जो पेंशन का प्रोग्राम है, विच इज अ ह्यूज बर्डन ऑन, मतलब इंडिया हमारे साथ का ये 20 साल से इंडिया का पेंशन प्रोग्राम इज सॉर्टेड आउट, हमारा पेंशन प्रोग्राम सॉर्टेड नहीं है। फिर उसके बाद हम हमारे को इंसेंटिव सिस्टम है, वो हम अपना एटलीस्ट गंदम आटा चीनी तो पूरा कर सकें। यही लॉन्ग टर्म थिंग्स हैं जिससे हम बेहतरी की तरफ जा सकें। प्रॉब्लम हमारे पास अच्छा हाउसिंग सोसाइटी, अनटैक्स्ड मनी है, इसको टैक्स्ड करें तो उससे चीजें फिर जो है बेहतर होंगी, बट दिस इज नथिंग फॉर शॉर्ट टर्म, ऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जी अच्छा डॉक्टर आयमा, ये बताइएगा कि इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो आप समझती हैं कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, या उसके लिए भी फिर टाइम लगेगा? देखिए, एक इंडेक्स होता है, देयर इज अ वर्ड इंडेक्स, इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, एंड दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। सो एक बहुत, जी मैंने खुद भी पढ़ा है, ठीक है। सो एज द इकोनॉमिक पॉलिसी ज्यादा उसकी इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री होती है, ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्शंस का टाइम, पार्टीज चेंज होंगी, लीडर्स चेंज होंगे, दैट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल। तो ऑब्वियसली इन ये दो चीजें प्रॉपर कपल्ड है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा आपकी कंट्री में जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी,
ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या कोई एडवांस्ड इकोनॉमी है, आपकी फाइनेंस में फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान, आई मस्ट से, सफरिंग ड्यू टू वेरी पुअर पॉलिटिकल कंडीशन। अच्छा, डॉक्टर साहब, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हुकूमत एक फ़ैसला किया है कि करने जा रही है कि डॉलर और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनको कैप कर दिया जाए, तो आप समझते हैं कि फ़िक्स रेट करने से पाकिस्तान के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या उसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा? आई थिंक जो कंडीशन है इस वक्त ट्रेजरी की, आई थिंक ये एक बहुत मिस्टेक होगी कि अगर इनको कैप कर दिया जाए। आई थिंक फ्री फ्लो इज द बेस्ट। अच्छा, क्या क्या मिस्टेक होगी? क्या उसका नुकसान क्या होगा? क्योंकि खजाने के पास पैसे नहीं है। जो आप प्राइस जहाँ फिक्स करते हैं किसी करेंसी की या किसी चीज की, तो जो जो शॉर्टफॉल होता है, जो डिफरेंस होता है, वो ट्रेजरी को अपने पास से पूरा करना पड़ता है। और अभी हमारा ठीक है। मुल्क की जो ट्रेजरी या इतना बफर नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके। राइमा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, और डॉक्टर साहब के आप कॉलम्स भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी उनको देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। अब आप ये बताइएगा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं और आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि जी जो नई शराइत होंगी उस पर अमल करना पड़ेगा। अब ये बताइएगा कि इस वक्त जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो ऑल्टरनेटिव इस वक्त पाकिस्तान के पास बचे हैं, वो दोनों ही आप समझिए कि पाकिस्तान में रहने वालों के ऊपर इजाफी बोझ डालेंगे। हमारे पास दो मुतबादिल रास्ते हैं। या तो आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं और या आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा ना बने। अगर नहीं बनते तो फिर आप समझिए कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और अगर बन जाते हैं तो फिर एक महंगाई का तूफान जो है वो आप समझिए हमारे दरवाजे खटखटा रहा है। तो दोनों ही मुतबादिल रास्ते जो हैं वो फेवरेबल नहीं हैं। उन दोनों में पाकिस्तानियों के ऊपर मजीद जो बोझ है वो पड़ने वाला है। सर, ये बताइएगा कि जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत और इसके साथ साथ जो है कि डॉलर पर कैप यानी कि फ़िक्स रेट कर दिया जाए, तो उससे आप समझते हैं कि कोई जो मुआशी मसले हल होंगे या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, जो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं, कल और आज जो कुछ पाकिस्तानी रुपए के साथ हुआ, जो कुछ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हुआ, मैं समझता हूँ कि ये पहला कदम है टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। ये पहला कदम है कि हम आईएमएफ को पैगाम दे रहे हैं कि हम आईएमएफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। और एक 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 दफ़ा जो महंगाई का तूफान आएगा, जैसे अभी हमें हुकूमती आदाद शुमार बता रहे हैं कि जो महंगाई की शरह है वो 25-26% के करीब है। तो वो मैं समझता हूँ कि बढ़ के कहीं 35 या 40% पे चली जाएगी। लेकिन वो जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं वन टाइम ब्लिप, यानी कि एक दफ़ा वो चढ़ेगी और फिर मुझे महसूस ये हो रहा है कि अगले 6 से 8 हफ्तों के दरमियान वो तूफान जो महंगाई का है वो थमने लगेगा। और उसकी वजह यह है कि आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत है, जो $120 फी बैरल हुआ करती थी, अब वो गिर के कोई $85 फी बैरल पे पहुंच गई। जो खाने बनाने का तेल है उसकी कीमत जो है वो 7,000 रिंगट फी टन हुआ करती थी, वो अब गिर के कहीं 4,000 रिंगट फी टन पहुंच गई है। तो एक दफा तो महंगाई आएगी, महंगाई का तूफान आएगा, महंगाई की लहर आएगी। और वो अगर हम बर्दाश्त कर लें तो मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि चंद महीनों के बाद वो महंगाई का तूफान जो है वो थम जाएगा और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट में भी नहीं जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में भी नहीं जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें भी कमी हुई है, और इसके साथ साथ आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके हवाले से भी आप देखें कि उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो अब ये बताइएगा कि इन तमाम चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और आप समझते हैं कि जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पॉलिसीज़ की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है? देखिए, जो पॉलिसी आज से 5-6 महीने पहले बनाई गई थी कि रुपए को मसनूई तरीके से उसकी कदर को रोक के रखा जाएगा, उसका मुल्क को और मुल्क में रहने वालों को एक बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए, पिछले चंद महीनों में हमने देखा कि डॉलर ने तकरीबन दुनिया में सभी करेंसी की पिटाई की है। जो बड़ी तकड़ी करेंसी भी कहलाती थी, जो ब्रिटिश पाउंड है, वो भी डॉलर के सामने नीचे गया है। जो यूरोपियन यूनियन का यूरो है, उसकी भी डॉलर ने पिटाई की है। जापान के येन की भी डॉलर ने पिटाई की है। लेकिन हमने मसनूई तरीके से रुपए को और उसकी कदर को वो रोके रखा था। मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती थी, और ये 5-6 महीने से हम वो गलती कर रहे हैं, और उसके नतीजे में अब हम देख रहे हैं कि रुपया का जो 2 दिनों में है, आप समझिए कि 30 से 35 रुपए उसकी उसकी कमी में, उसकी कदर में जो है वो कमी आई। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि शायद पुरानी पॉलिसियों की जो गलत पॉलिसीज थी, उनकी दुरुस्तगी हो रही, दे आर टेकिंग इन टू द राइट डायरेक्शन नाउ। एक जो 4-5 महीनों से ड्रामा चल रहा था, जिसमें स्टेट बैंक भी एक रेट दे रहा था डॉलर का, जो ख्याली रेट था, जो आप समझिए कि वो ड्रामा था, उसमें वो अफसाना था, उसकी कोई हकीकी वैल्यू नहीं थी, उसमें डॉलर आप खरीद नहीं सकते थे। फिर बैंक भी एक इंटर बैंक रेट दिया करते थे, वो भी ख्याली रेट था। मनी चेंजर जो है वो आपको असल डॉलर खरीदने जाएं तो रेट कुछ होता था, जो वो कोट करते थे वो कुछ और होता था। तो ये 4-5 महीने से ये तीनों एक्टर्स जो हैं, स्टेट बैंक और हमारे बैंक और मनी चेंजर्स, जो ड्रामा कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो ड्रामा अब खत्म होने पे आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये मसनूई रेट की आपने बात की है, एक तो ये बताइएगा ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि मसनूई रेट क्या होता है और ये क्यों क्रिएट किया जाता है, इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होता है, लोगों को क्या नुकसान होता है, और साथ ये भी बताइएगा कि अब जो डॉलर है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि उसको फिक्स कर दें या उसको नीचे लेकर आए? देखिए, मसनूई तरीके से करेंसी को या उसकी करेंसी की वैल्यू को बरकरार रखना, पिछले एटलीस्ट 30-35 साल की जो माशी तारीख है दुनिया की, वो ये साबित करती है कि उसका फ़ायदा कोई भी नहीं। कोई भी दुनिया में जो 8 अरब इंसानियत बसती है, उसमें से किसी को ये पता नहीं है कि रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। एक एंटिटी हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं जिसको मालूम है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उस एंटिटी का नाम है मार्केट। मार्केट को ये पता है कि ठीक। रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। मार्केट के अंदर जो फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं सप्लाई एंड डिमांड की, वो डिटरमिन करती हैं, वो तयन करती हैं कि रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम कोशिश करें उसकी कोई मसनूई वैल्यू क्रिएट करने की, तो उससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, फ़ायदा नहीं होता। तो किसी किस्म का जो ठीक। पेग है, तो आप कह रहे हैं कि फिक्स वैल्यू करने से आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ, किसी मुल्क को वो नुकसान ही होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब हम सही एक कदम हमने उठाया है सही सिमत में, कि मार्केट को इजाज़त दी जाए कि वो तयन करे कि रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू हो। जब तक हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 अरब से नहीं बढ़ती, और इंपोर्ट जो है वो 70-75 बिलियन डॉलर पे रहती हैं, तो उस वक्त तक रुपया जो है वो समझिए गिरता ही रहेगा। क्योंकि करेंसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि इट्स लाइक अ कमोडिटी। आप समझिए कि ये गंदम है या चावल है, और अगर गंदम की सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो फिर उसकी कीमत बढ़ती ही रहेगी। तो इसी तरह हमारी मईशत के अंदर डॉलर की जो सप्लाई है, वो एक्सपोर्ट्स हैं 30-31 अरब की है, जो डिमांड है वो 70-75 अरब की इंपोर्ट्स हैं। तो जब तक डिमांड इतनी ज़्यादा होगी सप्लाई के मुकाबले में, तो करेंसी का आप समझिए कि इस्तेहकाम उसमें आना बड़ा मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, और अभी देख भी रहे हैं, और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, प्रिंट मीडिया की बात कर लें, तो एक बात नज़र आ रही है और लोग भी उस पर तबसरे कर रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी, इंटरनेशनल इदारे भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी,
कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर है उसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और ये अगर इम्पैक्ट आया है तो इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है, चले जो यूएसए है, यूरोपियन कंट्रीज है, उन पर तो होगा, लेकिन जो हमारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर क्यों? देखिए, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद एक टर्म कहलाती है सुपर कमोडिटी साइकिल। उसमें हुआ ये कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो तरक्की पजीर ममालिक थे हमारी तरह के, उनकी जो एक्सपोर्ट थी, जैसे हम ज़्यादातर जो है वो कॉटन रिलेटेड वो कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं हम ज़्यादातर, उसकी कीमतों में इजाफा नहीं आया आलमी मंडियों में। लेकिन जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें तेल है, जिसमें पेट्रोल है, जिसमें डीजल है, जिसमें एलएनजी है, जिसमें कोयला है, उन सब की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी। तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसकी कीमतें नहीं बढ़ी, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी। तो हमारा तजारती खसारा जो है वो आप सोचिए कि पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख में बुलंद तरीन खसारा बन गया। कोई 40-45 अरब डॉलर का खसारा पाकिस्तान ने किया। और बाकी तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनके साथ भी कुछ इसी किस्म के हादसा हुए। उनकी एक्सपोर्ट्स की कीमतें नहीं बढ़ी, और वो जो इंपोर्ट करते थे जिसमें दोबारा से तेल है, गैस है, उसमें आप समझे कोयला है, उनकी कीमतें जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी। तो बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो इसके नतीजे में, यूक्रेन और रूस की जंग के नतीजे में जो कुछ हुआ, उनकी मईशत और उनके करंट अकाउंट का खसारा जो है वो बहुत बढ़ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है, सुन भी रहे हैं कि जी जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी एक महीने के बाद, इस तरह की स्पेकुलेशन सुन रहे हैं। तो इसके बारे में भी बताइएगा कि हमारे पास कितने दिन का तेल है कि हम इस्तेमाल कर सकें, और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं अगर हम उसको कंपेयर करें अपने हमसाया ममालिक के साथ, तो हमारे पास तो चले हम मैक्सिमम 8 अरब डॉलर लगा लें, लेकिन इससे भी कम बताए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश जो है 45 बिलियन डॉलर्स है, इसी तरह जो इंडिया है 600 बिलियन डॉलर्स हैं। तो ज़र मुबादला के ज़खायर अगर बैंकों के पास ना हो या हमारे पास ना हो तो उसका आलमी सतह पर और मुल्क को क्या नुकसान होता है? जी, अच्छा सवाल है। देखिए, वाकई में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के जो ज़खायर हैं वो बाकी हमसाया ममालिक से बहुत कम रह गए हैं। जो मिनिमम स्टैंडर्ड आईएमएफ वालों ने फिक्स कर रखा है वो ये है कि एटलीस्ट 3 महीने की जो आपने इंपोर्ट करनी है उसके बराबर के ज़खायर आपके पास होना चाहिए। हम लगभग 5.5-6 अरब डॉलर की माहाना की बुनियाद के ऊपर इंपोर्ट करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास लगभग 18 अरब डॉलर के ज़खायर होने चाहिए, और हम बैठे हैं कोई 3.6 अरब डॉलर पे। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि किसी तरह करंट अकाउंट का जो खसारा है उसको कम किया जाए। पहला स्टेप जो हमने उठाना है वो यही होगा कि आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बना जाए, क्योंकि अब आलमी दुनिया में ये हो रहा है कि जब तक आईएमएफ का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, तो आप सोचिए कि सारे आलमी इदारे जो हैं, आलमी मालियाती इदारे जो हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, वो उस वक्त तक अपने खजानों के दरवाजे नहीं खोलते। अब तो हमने देखा है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्री जिनको हम कहते थे, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें चीन है, जिसमें कतर है, वो भी आईएमएफ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान जो इस वक्त है फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट का शिकार हो चुका है? जी, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट तो कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। पिछले 25-30 सालों से आप देखिए कि दो दो सबसे बड़ी माशी बीमारियां होती हैं। वो एक बजट का खसारा होता है और दूसरा तजारत का खसारा होता है। हम पिछले 25-30 साल से देख रहे हैं कि हर जून के महीने में जब हमारे वजीर खजाना साहब असेंबली में खड़े होते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि इस साल का खसारा जो है वो 4,000 अरब का होगा, वो 5,000 अरब का होगा। और जब साल खत्म होता है तो हमें पता चलता है कि तजारत में हमने कोई 30 अरब का खसारा किया है, कोई 40 अरब का खसारा किया है। और इन दोनों खसारों के नतीजे में आज जो है वो हम 135 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा ले बैठे हैं, और मजमूई कर्जा कोई 62,000 अरब का इकट्ठा हो गया है।
तो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को जो आपने जिक्र किया, ये तो पाकिस्तान में पिछले 25-30 साल से चल रही है, और उसी के नतीजे में हम अब इस आप समझिए कि ऑन द ब्रिंक, मतलब चट्टान की बिल्कुल एज पे आके खड़े हो गए। अच्छा, बिल्कुल उस पर खड़े हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा ये होता है कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ पे मुआशी अदम इस्तेहकाम भी होता है, और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ कितना ताल्लुक़ है, और अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाता है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है फ्लरिश होना शुरू हो जाएगी, ग्रो करना शुरू कर देगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसका एक बहुत गहरा चोली दामन का साथ है माशी इस्तेहकाम के साथ। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जब तक जो है वो जिसको हम कहते हैं डीप रिफॉर्म, यानी कि बहुत सारी इस्लाहात का काम शुरू नहीं होता, उस वक्त तक बेशक इस मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम आ भी जाए तो माशी इस्तेहकाम जो है वो इस्लाहात के बगैर नहीं आ पाएगा। ठीक। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि अगर सियासी इस्तेहकाम आ भी जाए और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक कि आप रिफॉर्म्स नहीं करते। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इख्तियार बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है, और महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, और आपने देखा है कि जो डॉलर रेट है वो बिल्कुल 260 के ऊपर चला गया है, और इस वक्त कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट का और जो इंटर बैंक रेट है वो डिफरेंट है। अब ये बताइएगा कि एक तो करेंसी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा ये महंगाई की शरह, और तीसरी जो बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसका सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। देखिए, आपने तीनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं। पहले तो मैं ये रुपये के क्रैश के बारे में बतला दूं। पाक रुपीस की वैल्यू आर्टिफिशियली रोक के रखी हुई थी, और हम 222 223 के लेवल पे थे, और ये समझ रहे थे उस पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही थी, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत जो थी वो 260 के करीब थी, 263 रुपए थी। तो मार्केट और इंटर बैंक में 30 रुपए से ज्यादा का फर्क था, जो कभी नहीं होता, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। और वो इसलिए कि जो इंटर बैंक का रेट आप लगा रहे हैं वो मसनूई है, वो आर्टिफिशियली आप उसको उसके ऊपर उसकी वैल्यू लगा रहे हैं, जबकि उसकी वैल्यू गिर के बहुत कमजोर हो चुकी है। तो यही हुआ कि आईएमएफ की पहली कंडीशन यही थी कि आप यूएस डॉलर रेट में इंटरफेरेंस ना करें। जो मार्केट का रेट है वो पाक रुपीस का रेट होने दें, जो पाक रुपीस की स्ट्रेंथ है मार्केट में वहां वो खड़ा होगा। और जैसे ही ये किया तो आपने देखा कि कल 25% कमी, कल 10% कमी हुई है 25 रुपए की, और 255 रुपए 43 में क्लोज हुआ था। और आज मजीद 4% जो है वो सुबह में 1 घंटे में निकल गया और 264 रुपए पे आ गया, 9 रुपए ड्रॉप होके। तो टोटल 14% की कमी 2 दिन में हुई है, और ये 25 रुपए एक दिन और 10 रुपए एक दिन, कुछ 34-35 रुपए। अब ये डॉलर आपको 34-35 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे जब भी कोई चीज इंपोर्ट करेंगे। खाने की चीजें आएंगी तो 35 रुपए ज्यादा फी डॉलर देना पड़ेगा, खुर्दनी तेल में देना पड़ेगा, शुगर में, गेहूं में, जो जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, प्लस फर्नेस ऑयल। तो ये सब चीजें इतनी % महंगी हो जाएंगी। उससे अफरातज़र जो 30% ऑलरेडी चल रहा था वो मजीद शूट अप कर जाएगा, और ये गरीब आदमी जो है वो इस काबिल नहीं होगा कि वो चीजें छू भी सके। इस्तेमाल और खरीदना तो बहुत आगे की बात है। अब इसमें देखिए एक बदनसीबी हमारी कितनी बड़ी है बाबर साहब, कि हमने रातों रात हमारे कर्जे 2400 अरब रुपए बढ़ गए। हमने ये कर्जे लिए नहीं है, ये हम रात को सो के सुबह उठे और बैलेंस शीट में 2400 अरब रुपए डॉलर की कीमत बढ़ने से और पाक रुपीस की कीमत क्रैश होने से 2400 अरब रुपए के कर्जे हमारे बढ़ गए। ये वो कर्जे हैं जो हमने लिए ही नहीं है। तो आपकी अफरातज़र
30 से ऊपर चली गई है। आपके फॉरेन रिजर्व्स कम होके 7 बिलियन डॉलर पे रह गए हैं, जो लोएस्ट है 1999। इसमें 5.7 बिलियन कमर्शियल बैंकों के हैं, लेकिन कमर्शियल बैंकों के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको छू नहीं सकते आप, वो कस्टमर के हैं, ऑन डिमांड वो 24 घंटे में कभी भी ले सकता है। तो अगर 5.7 बिलियन को आप अलहदा करें तो आपके पास टोटल फॉरेन रिजर्व 3.7 बिलियन है, और ये आपकी बमुश्किल 2 से 3 हफ्ते की इंपोर्ट के बराबर है। तो आपके जो रिजर्व्स हैं वो ड्रेन आउट हो चुके हैं। अब रिजर्व बढ़ क्यों नहीं रहे और ये कम क्यों हो रहे हैं? वो कम इसलिए हो रहे हैं कि आपके कर्जों की अदायगियां एक के बाद एक बैरूनी कर्जे आ रहे हैं, लेकिन पहले हम ये करते थे, उन कर्जों को अदायगी के लिए नए कर्जे ले लेते थे। अब नए कर्जे नहीं मिल रहे हैं। अब IMF ने कहा कि जी हमारा प्रोग्राम की बहाली हो, आप ये तमाम शराइत जो उन्होंने दिए हैं, जिसमें ये डॉलर की और रुपए की जो है कीमत जो एक्चुअल है मार्केट की डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म पे, उस पर लाना है। सर्कुलर डेट के ऊपर उन्होंने कहा है उनको खत्म करो। पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के 500 अरब रुपए के जो सालाना लॉसेज हैं वो उन्होंने कहा उनकी निजकारी करें, रिस्ट्रक्चरिंग करें, वो खत्म करें। फिर 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल की PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी लगाने की बात हो रही है कि 50 रुपए फी लीटर हो जाएगा। तो ये पेट्रोलियम मसूमात भी बढ़ेंगी, डॉलर की कीमत बढ़ने से खाने पीने की अशिया भी बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, और आपके जो खाम माल इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत बढ़ेगी, तो फिर एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा आपको। तो ये तमाम एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है। मेरे नजदीक आप जरूर पूछेंगे इसका हल क्या है। मेरे नजदीक इसका हल इस वक्त पहला हल तो ये है, और दूसरा भी यही हल है, और तीसरा भी हल यही है कि खुदारा IMF के साथ एग्रीमेंट साइन कर लें जितनी जल्दी। अच्छा सर, ये जो कहा जा रहा IMF, सर IMF के साथ जो कह रहे हैं कि साइन कर लें, लेकिन बहुत से इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आप तो बिजनेसमैन हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो कहते हैं कि ये गले का फंदा बन जाएगा। इसमें कितनी रियलिटीज हैं? नहीं, देखिए मैं आपको समझाऊंगा। इस वक्त हमारे जो डोनर्स एजेंसीज हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये 4 बैंकों के कोई 6 से 7 बिलियन डॉलर हमारी लिमिट है जो हम ले सकते हैं, लेकिन IMF के प्रोग्राम रिवाइव ना होने की वजह से उन्होंने रोका हुआ है। एक बात। दूसरी चीज, सऊदी अरेबिया, UAE और इवन चाइना के कुछ रोल ओवर डिपॉजिट थे, वो उन्होंने पूरे अभी नहीं करे। उनका भी जो है वो झंडी ग्रीन लाइट देख रहे हैं कि IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट बहाल हो जाए और हम ऑन ट्रैक होकर इकोनॉमी को लेके चलें अंडर मॉनिटरिंग IMF। दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि हमारे, क्योंकि ये इंटर बैंक रेट में फर्क था मार्केट के रेट से 30 रुपए, हमारी रिमिटेंसेज हवाला से आनी शुरू हो गई थी, हुंडी से आनी शुरू हो गई थी, लिहाजा रिमिटेंसेज में भी आपको फर्क पड़ा था और बढ़ने के बजाय वो कम होना शुरू हो गई थी। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा, एक्सपोर्ट भी कम हो रही थी, आपकी रिमिटेंसेज भी कम हो रही थी। 2 जराए जो डॉलर के आने थे, बिलियन जो है कम हो गई रिमिटेंसेज। जी हाँ, तो उसकी वजह यही थी कि अब वो आदमी बेचारा पाकिस्तानी, जब उसे $1 पे 30 रुपए ज्यादा मिलेंगे कहीं बाहर, तो वो अनऑफिशियल चैनल से जिसको हुंडी हवाला कहता है वो भेजेगा। अब आपने देखा है ये जो देखे जी अब ये जो फर्क है, ये IMF के डंडे से खत्म किया हमने, अपनी मर्जी से नहीं किया। अपनी मर्जी से तो बढ़ता जा रहा था, पहले 3 रुपए था, फिर 5 रुपए था, फिर 10 रुपए हुआ, फिर 30 रुपए हुआ, अब उससे भी ऊपर चला गया है 32-33। तो अब ये रिमिटेंसेस दोबारा बैंकिंग चैनल से आ सकती हैं, क्योंकि अब वो जो फर्क खत्म हो गया है। लेकिन हमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ियां मारी हैं, इस फर्क को 30 रुपए से ज्यादा बढ़ा के, तो रिमिटेंसेस अनऑफिशियल चैनल्स पे चली गई, हुंडी से और हवाले से आपके एक्सपोर्ट्स गिर गई, आपके IMF के प्रोग्राम न होने से बाहर से फंड्स आने बंद हो गए, आपके IMF प्रोग्राम रिवाइव न होने की वजह से जो रोल ओवर होने थे दोस्त ममालिक के, वो उन्होंने रोक के शर्त लगा दी कि IMF का प्रोग्राम आप कर लें तो हम कर लेंगे, और इस वजह से एक आपकी ब्लॉक हो गए, तमाम दरवाजे बंद हो गए डॉलर के आने के। लेकिन आपने बात की है कि तमाम चीजें लॉक हो गई हैं,
तो क्या ये मशरूत है कि अगर आईएमएफ किसी भी दुनिया के मुल्क से अगर जब तक उसकी डील नहीं होती, जो दूसरे ममालिक हैं, आपके दोस्त ममालिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनके साथ भी वो नहीं कर सकते, कोई मुआहदा नहीं कर सकते? और नहीं। दूसरा ये भी साथ जी जी मैं जी इसको समझाता हूँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जी एक्चुअली जी ये ममालिक जो आपको लोन देते हैं या रोल ओवर करते हैं, ये आपकी इकोनॉमी को देख के करते हैं। अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम से आपका सस्पेंड हो गया है तो उसके उर्दू में माने ये हैं कि आईएमएफ आपके इकोनॉमी से मुतमईन नहीं है, आपने वो हदाइफ हासिल नहीं किए जो एग्री किए थे, जो मुआहदे में कहे थे। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू के आपके हदाइफ थे, आपने एग्री किए थे, आपने सर्कुलर डेट का किया था, आपने पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे के कहे थे, वो नहीं कर सके, लिहाजा आपकी इकोनॉमी फ्रेजाइल है। और फ्रेजाइल इकोनॉमी को जो आईएमएफ की मॉनिटरिंग में भी नहीं है, वो मुल्क अपनी मर्जी से वो डॉलर और रुपए के रेट को मैकेनिज्म चला रहा है, तो उसको फिर वो मुल्क कोई भी डॉलर जो है ना रोल ओवर करेगा और ना नई फाइनेंसिंग करेगी। और वो यही कहते हैं कि जी आप अपने आप को ट्रैक पे लाएं, आईएमएफ के प्रोग्राम में आए, आईएमएफ के मॉनिटरिंग में आए, ताकि हमें ये इत्मीनान हो कि आप इकोनॉमिक राइट ट्रैक पर आ गए इकोनॉमिकली। तो ये होती है बात, लिखा हुआ पढ़ा हुआ कहीं नहीं अच्छा, है कि बिल्कुल ये आईएमएफ। अच्छा जी 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 अच्छा हुआ कि जो नाजरीन है देखने वाले उनको भी ये बात की समझ आ गई। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क है फाइनेंशियली मिसमैनेजमेंट का शिकार है? जी बिल्कुल, हमारा मुल्क इकोनॉमिक मेस का शिकार है। हमने कंसेक्टिवली पॉलिसी हम बदलते रहे हैं और एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ, और जिसके नतीजे में आज आपने देखा है मिफ्ता साहब जब आए थे तो उनकी पॉलिसीज कुछ थी, वो डॉलर को और रुपये को ओपन मार्केट मैकेनिज्म यानी डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पे। साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। उन तमाम लोगों का यही कहना था कि अगर मुआशी हालात को ठीक करना है तो फिर सियासी हालात को भी ठीक करना होगा। और इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जो मुआशी हालात है पाकिस्तान के वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो है मुआशी अबतरी की जानिब जा रहा है, और अगर इसी तरह लड़ाइयाँ लड़ते रहे सियासतदान तो फिर पाकिस्तान कहीं खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। तो इसलिए तमाम पॉलिटिशियन को ये बात सोचनी होगी। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।